हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में खासतौर पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर पूरी डिटेल में बताया गया है। क्वेश्चन के अनुसार बताया गया है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, उसी के आधार पर इसको तैयार किया गया है इस वीडियो को। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 34 साल बाद यानी 34 ईयर बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है इस देश में और नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो आपके समझने के लिए भी ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है और आपके तमाम एग्जामिनेशंस के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो क्वेश्चन वाइज ले रहे हैं, पूरा ज़रूर देखना। एक एक चीज़ को हमने आसानी से समझने लायक बनाया है आपके लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान सा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम क्या रखा गया है? नया नाम क्या है? आंसर होगा इसका शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंग्लिश में कहेंगे। ओके, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP कहेंगे इसे, NEP 2020 फुल फॉर्म होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको मंजूरी दी है। तो इसके तहत ये होगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल के अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ओके, देखिए ये जो नाम है वो देश की आज़ादी के बाद यही था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही कहा जाता था देश की आज़ादी के बाद इस मंत्रालय को, लेकिन 1985 में इसको बदल के ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री कर दिया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया है, तो ये आज़ाद भारत की कौन सी भी एजुकेशनल पॉलिसी है? आंसर होगा तीसरी। ओके, आज़ाद भारत की के इतिहास में तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो लेकर आई थी। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान पॉलिसी आई थी, उसका भी नाम था नई शिक्षा नीति। ओके, उसका नाम था नई शिक्षा नीति। इसके बाद फिर 1992 में कुछ सुधार किए गए थे, लेकिन वो नीति नहीं कहे, कुछ सुधार हुए। और अब तीसरी बार जो है वो ऐसा मौका है तीसरा, जब 2020 में अभी नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान ये पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो आज़ादी से पहले भी एजुकेशन पॉलिसी आई थी अंग्रेजों के शासन में। एक बार लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने 1854 में एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी और उसको लागू किया गया था। इसको लेकर कहा जाता था कि अंग्रेजी बोलने वाले का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था अंग्रेज़ों का मकसद, जिसके तहत लोगों का रंग और खून तो भारतीय हो, लेकिन सोच जो है वो अंग्रेजी जैसी हो। हालांकि ये भी सच है कि भारत में दलितों को पहली बार जो कानूनी रूप से पढ़ने का जो हक है वो मैकाले के एजुकेशन पॉलिसी में ही आया था, वरना उस समय दलितों के लिए फॉर्मल एजुकेशन की बात बहुत दूर थी। हालांकि आमतौर पर मैकाले की शिक्षा नीति की काफ़ी आलोचना होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर GDP का कितना खर्च करने का प्रावधान रखा गया है? मतलब टारगेट क्या रखा गया है, कितना खर्च किया जाएगा GDP का शिक्षा पर? आंसर होगा 6%। ओके, देखिए अभी तक हमारे देश में GDP के 3% के आसपास ही रकम खर्च होता आया है। ओके, ये जो रिकॉर्ड है और पिछले 5 साल का यही डेटा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट बना था 2019 में, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, उसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार कि भारत में वर्ष 2017-18 में GDP का 2.7% खर्च किया गया था एजुकेशन पर। तो अब टारगेट है 6% करने की। देखिए वैसे 1968 में जो इंदिरा गांधी के समय जो एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी, तो वो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पर बनी थी। उस रिकमेंडेशन में भी ये कहा गया था कि GDP का 6% जो है वो एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए। और इसके बाद में जो शिक्षा नीति आई थी दूसरी, उसमें भी जो है यही बात कही गई थी। 1992 में जो एजुकेशन पॉलिसी में कुछ सुधार हुए थे उसमें भी दोहराया गया था, और अब भी फिर से जो नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पास किया है कैबिनेट ने, उसमें भी यही बात कही गई है। ओके, लेकिन भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से कभी भी GDP का यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यानी सकल घरेलू उत्पाद का 6% कभी भी अचीव नहीं कर पाया एजुकेशन सेक्टर। ओके, उतना खर्च नहीं कर पाया। हम 2.5, 3 या 3.5 उसी के आसपास ही अटक के रह गए। ओके, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम GDP का 4 से 4.5% खर्च कर रहे हैं, ऐसा गलत बात है।
ओके, बहुत सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमने जो ऑथेंटिक डेटा लिया है उसमें जो है वो 3% के आसपास ही हम खर्च कर रहे हैं। ओके, देखिए ये पॉइंट थोड़ा जानना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, आगे और भी बहुत सारी डिटेल है। ओके, क्वेश्चन वाइज। तो इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अनुसार टोटल जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का टोटल जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, यानी सरकारी खर्चा कहते हैं उसको, एजुकेशन पर, वो 10% था। मतलब जो बजट सरकार और राज्यों का बनता है उसको मिला लें तो उसका 10% जो है एजुकेशन पर खर्च हो रहा था। तो अभी जो पॉलिसी है उसमें इसको 20% तक करने की बात कही गई है कि सरकार जो है, जिस सरकार का जो बजट है वो 20% अपना एजुकेशन पर लगाए। ओके, एक नज़र देख लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है एजुकेशन पर खर्च ज़्यादा करना। ओके, और दुनिया में एजुकेशन पर कितना खर्च हो रहा है। देखिए, दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं उसके लिए एजुकेशन जो है वो बहुत ही प्रायोरिटी पर होती है। एजुकेशन, चाहे उसकी आबादी कुछ भी हो, इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो, अच्छी हो या बुरी हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो पिछले साल जो ड्राफ्ट तैयार होता है उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ डेटा का, तो 7.5% जीडीपी का खर्च किया था भूटान, जिम्बाब्वे और स्वीडन ने। ओके, 7% खर्च किया था कोस्टारिका और फिनलैंड ने। देखिए, फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। और जीडीपी का 6% खर्च किया था किर्गिस्तान, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील ने। और अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटेन की, तो वो 5.5% जो है वो खर्च करता है। नीदरलैंड और फिलिस्तीन भी 5.5% जीडीपी का। और अमेरिका की बात करें तो 5% वो खर्च करता है। अमेरिका, कोरिया, मंगोलिया, केन्या, मलेशिया, ये सब 5%। तो हम काफ़ी पीछे रहें। और अगर पड़ोसी देश चीन की बात कर लें तो ओपनली तो वो कहता है कि हर साल वह 4% के आसपास वो खर्च कर रहा है। ओके, तो एक यहाँ सवाल उठता है कि हमने एजुकेशन पर खर्च क्यों नहीं बढ़ाया। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ वो सब बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन जो पॉलिसी बनी है उन सब में ये सब भी बातें हैं। तो सवाल यही है कि एजुकेशन पर हमने खर्च क्यों नहीं बढ़ाया। देखिए, हमने एजुकेशन पर, यानी इंडिया ने खर्च तो किया है, लेकिन जिस रफ्तार में आबादी बढ़ी और जीडीपी बढ़ा उस अनुपात में हमने खर्च नहीं किया है। देखिए, चीन और पाकिस्तान से युद्ध हो चुका है और उसकी वजह से हमारा जो डिफेंस पर जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में हमारा फोर्स तैनात है, तो हमारा सारा ध्यान, ज़्यादातर ध्यान जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे चला जाता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। ओके, तो ऐसे में एजुकेशन पर जो खर्चा है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ पाया, और यही नतीजा है कि दुनिया में जो रैंकिंग है हमारी स्कूल, कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें हमारी टॉप 10 में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो अब ज़रूरत है कि जीडीपी का 6% जो है वो खर्च किया जाए, और देश की बजट का एजुकेशन पर खर्चा जो है 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इसमें तथ्य हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उस पर क्वेश्चन मैंने बनाया है। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन को भी लिया है, तो पहले स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा की जो भाषा है उसका माध्यम क्या होगा। 5वीं कक्षा तक के स्कूली शिक्षा का भाषा का माध्यम क्या होगा। आंसर है इसका मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ओके, इसमें ये कहा गया है पॉलिसी में कि किसी भी विद्यार्थी पर यानी स्टूडेंट पर कोई भी भाषा थोपी नहीं दी जाएगी, उसकी जो मातृभाषा है उसी में पढ़ाया जाएगा उसको। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फॉर्मेट को खत्म करके कौन सी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया है। आंसर होगा 5+3+3+4। ओके, तो 12वीं या फिर कहें इंटरमीडिएट तक की जो एजुकेशन है अभी तक, उसको हम लोग 10+2 फॉर्मेट कहते हैं, लेकिन अब इसी को बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाल दिया गया। ओके, तो इसको मैं समझाता हूँ। तो पहले 5 को ले लेते हैं। देखिए, स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे, यानी मान लीजिए आप नर्सरी, LKG, UKG इस तरह से, और फिर क्लास 1 और क्लास 2 हो गए। तो मतलब 5 पहले 5 साल में क्लास 2 तक फाउंडेशन स्टेज एक तरह से होगा। इसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहा जाएगा। ओके, और इसका एज लिमिट भी बांध दिया गया है
3 to 8 ईयर। ओके, मतलब 3 साल में इस बच्चा स्कूल में इंटर कर जाएगा और 8 साल का जब होगा तो वो सेकेंड क्लास वो पूरा कर चुका होगा। ओके, फिर 5+3 है, तो 3 क्या है, फिर अगले 3 साल जो है वो कक्षा 3 से लेकर 5 की तैयारी करेगा और उसको डिवाइड किया गया है। इसमें भी 8 बांट दिया गया है एज को, 8 से लेकर 11 एज। ओके, 8 ईयर टू 11 ईयर तक के जो स्टूडेंट होंगे वो ये करेंगे। इसके बाद 3 साल का एक मीडियम पीरियड है जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का ये पढ़ाई होगी। फिर 4 जो है ना वो +4 वो है माध्यमिक अवस्था, यानी 4 साल होगा, वो क्लास 9 से लेकर 12 तक होगा। ओके, तो ये है 5+3+3+4 ओके फॉर्मेट। ओके, जिसमें क्या होगा कि मतलब तीसरी का क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 और फिर क्लास 12। तो ये एक तरह से ये एक अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, एक एक पार्टीशन में उसको रख दिया गया है। ओके, अच्छा, नेशनल ओपन स्कूल भी होगा, स्टेट ओपन स्कूल भी होगा, उसके माध्यम से ओपन लर्निंग भी करवाई जाएगी। मतलब अगर कोई स्कूल नहीं जाना चाहता है या किसी परिस्थितिवश वो स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता है तो वो ओपन स्कूल के तहत वो सारी पढ़ाई कर सकता है, स्कूल जाने की उसको ज़रूरत नहीं होगी। उसको बस ये सारे एग्जामिनेशन देने होंगे ओपन सिस्टम के तहत, क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 की। ओके, क्लास 12 का भी वो एग्ज़ाम दे सकता है ओपन लर्निंग के थ्रू में। ओके, अच्छा, स्कूल में जो आर्ट, साइंस और कॉमर्स यानी कला, वाणिज्य और विज्ञान स्ट्रीम का कठोरता से पालन नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट जो भी पाठ्यक्रम चाहेंगे, जो भी सिलेबस चाहेंगे वो ले सकते हैं, मतलब वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि हर राज्य में, हर स्टेट में स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया जाएगा, यानी राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा। ओके, और वही स्वतंत्र होगा, राज्यव्यापी होगा, नियामक संस्था होगी, वही नज़र रखेगी कि एजुकेशन कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, और उसी के तहत ये सब एग्जामिनेशन वगैरह उसके भी होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान रखा गया है? किस क्लास से? आंसर होगा क्लास 6। ओके, देखिए अभी तक जो वोकेशनल कोर्सेज हैं यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, वो 10th या फिर उसके बाद शुरू होती है, लेकिन अब इस कोर्स को क्लास 6 से ही जोड़ दिया जाएगा। ओके, और जो स्थानीय समुदाय के तहत जो भी व्यावसायिक जो भी एजुकेशन है, शिल्पी का हो गया, बढ़ईगिरी हो गया, बिजली का काम हो गया, धातु का काम हो गया, बागवानी हो गया, मिट्टी बर्तन बनाना, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे वो अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड हो, तो वो सब कुछ वो बताया जाएगा। ओके, और ये एक टारगेट रखा गया है कि वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के बीच में कम से कम 50% जो स्टूडेंट है उसको वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ दिया जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बताता हूँ कि इसका PDF भी अवेलेबल है विद नोट्स डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, बहुत रिच कंटेंट है, डिटेल नोट्स के साथ है, तमाम आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। डिस्क्रिप्शन देख लेना। 2019 का भी जो करंट अफेयर्स है वो भी अवेलेबल है, PDF में देख सकते हो, और बुक भी है 2019 का अमेजन पे, और 2020 का टोटल करंट अफेयर्स अब तक का अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक के हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है? 100% बच्चों को एजुकेशन। आंसर होगा 2030। ओके, 2030 लक्ष्य रखा गया है। क्या प्रावधान है? तो NCERT के द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। ओके, NCERT एक नेशनल मिशन शुरू करेगा। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है वो मेन करिकुलम में शामिल किया जाएगा ताकि पढ़ाई जो है वो बोरिंग ना लगे। ओके, पढ़ाई जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होगा पढ़ाई के लिए नया एक, और बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो एक ही नहीं होगा, 2 भाग में होंगे, और ताकि जो स्टूडेंट है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े इकट्ठा 1 साल एग्जामिनेशन का। तो अब बात करते हैं हायर एजुकेशन का। ओके, हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेज होने जा रहे हैं और बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन लेते हैं इसका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य जो हायर एजुकेशन है उसके लिए कौन सा आयोग, कौन सा कमीशन बनाने की बात कही गई है?
आंसर है भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, शॉर्ट में कहेंगे इसे HECI, फुल फॉर्म है इंग्लिश में नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन। ओके, तो ये बनाया जाएगा। जैसे जो अभी UGC है, एक तरह से UGC हो सकता है आने वाले वक्त में उसको ध्वस्त कर दिया जाए और उसकी जगह एक अथॉरिटी बनाई जाए, ये नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन। ओके, और इसकी 4 इकाई होगी, 4 हिस्से होंगे। NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये जो है वो एजुकेशन के लिए रेगुलेशन बनाएगा, नियम कानून वगैरह बनाएगा। दूसरा है जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी GEC, ये क्या करेगा, मानक निर्धारण करेगा, यानी स्टैंडर्ड सेटिंग करने का काम करेगा कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए पढ़ाई वगैरह का। तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ओके, यानी HEGC, ये फंडिंग का काम करेगा। जैसे अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो सारे काम करता है लगभग, तो एक उसी तरह का एक बनाया जाएगा जो ग्रांट देने का काम करेगा, ग्रांट काउंसिल होगा वो। ओके, अगला जो उसकी इकाई होगी इस आयोग की, वो है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो अभी है NAC नाम से पहले से उपलब्ध है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ग्रेडिंग करने का काम करता है। एक और बात बताऊं कि एक इसमें खास तौर पर यह जोर दिया गया है कि हायर एजुकेशन में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान रखा गया है? आंसर होगा इसका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ओके, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है, इस पर थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, अंडर ग्रेजुएट यानी स्नातक यानी ग्रेजुएशन कह लीजिए उसको कई स्तर पर विभाजित करने का प्रावधान है, मतलब कई टुकड़े में उसको तोड़ा जाएगा ग्रेजुएशन कोर्स को। अभी जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल का कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कहते हैं उसको। ओके, तो उसको 3 साल से बढ़ाकर उसको 4 साल का किया जाएगा। ओके, उसमें क्या किया जाएगा कि पहले साल अगर किसी ने कंप्लीट कर दिया पहले साल का कोर्स तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल का कोर्स पूरा कर लिया तो उसको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उसने 3 साल का कोर्स पूरा कर लिया, एग्ज़ाम दे दिया, पास कर गया, तो उसे स्नातक की डिग्री दी जाएगी, यानी ग्रेजुएट होने की डिग्री दी जाएगी। ओके, और अगर 4 साल का कोर्स पूरा कर लिया तो वह रिसर्च के साथ स्नातक की डिग्री मिलेगी, यानी रिसर्च यानी शोध के साथ उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। ओके, तो इन सब का जो क्रेडिट जो है वो स्टूडेंट को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि स्टूडेंट चाहे तो कभी भी कोर्स को छोड़ सकता है और फिर से कुछ साल बाद ज्वाइन कर सकता है। ओके, तो उसमें ऐसा नहीं होगा जैसे अभी होता है कि किसी ने अगर ग्रेजुएशन किया और उसने पहले साल भी कर लिया, दूसरे साल पूरा किया और तीसरे साल की पढ़ाई किसी वजह से नहीं कर पाया, पारिवारिक वजह हो या बीमारी हो या कोई और वजह हो, तो उसे बाद में फिर से कोर्स में एडमिशन लेना पड़ता था और फिर से पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर पार्ट 3 का एग्जामिनेशन देना पड़ता था, 3 साल का कोर्स फिर से करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उसमें ये होगा कि अगर जितने अवधि का उसने एग्जामिनेशन दे दिया है, जितनी अवधि की पढ़ाई कर ली है, उतने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले सर्टिफिकेट का अगर 1 साल कर लिया ग्रेजुएशन में तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल भी पूरा कर लिया तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी। ओके, डिप्लोमा की, और तीसरा कर लिया तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। ओके, तो ये क्रेडिट बैंक होगा जो आपको आंसर में दिख रहा है, तो वो होगा। अच्छा, चौथा साल जो है 4 साल का जो ग्रेजुएशन है वो सबके लिए करने के लिए ज़रूरी नहीं होगा। अगर कोई UPSC के एग्ज़ाम देना चाहता है, SSC का एग्ज़ाम देना चाहता है, जिसमें ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई नौकरी है वो करना चाहता है, तो बस 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा करे और उसके बाद वो उस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर सकता है। ओके, लेकिन अगर कोई मास्टर डिग्री करना चाहता है यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करना चाहता है, जैसे MA MSc वगैरह वगैरह, तो उसको 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ेगा, यानी चौथे साल भी करना पड़ेगा। ओके, मतलब आखिरी साल जो है ग्रेजुएशन का वो रिसर्च से रिलेटेड होगा। 3 साल में भी डिग्री मिल जाएगी ग्रेजुएशन की, लेकिन चौथे साल पूरा करेगा तो रिसर्च के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, PG कोर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है वो 1 साल का होगा। ओके, तो 1 साल के अंदर ही मास्टर डिग्री यानी PG डिग्री वो दे दी जाएगी। पहले अभी तक 2 साल का होता था। ओके,
अच्छा, इसमें एमफिल के कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब पीजी डिग्री के बाद आप सीधे पीएचडी कर सकेंगे, यानी पीएचडी के लिए आपको एग्ज़ामिनेशन देना होगा, उसके लिए पीएचडी का प्री एग्ज़ामिनेशन, और उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। बीच में एमफिल जो होता था उसको ख़त्म कर दिया गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। अभी तक ये है कि अगर साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो वो म्यूजिक नहीं ले सकता है, या हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है, या कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है। ओके, क्योंकि व्यक्ति जो है फिर उसके साथ दिक्कत होने लगती है। अब एक बार साइंस ले लिया उसने तो आगे की पूरी पढ़ाई साइंस ही साइंस होती है, चाहे उसकी सोच या फिर उसकी दिलचस्पी चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे म्यूजिक में हो, या कुछ और भी हो। ओके, तो ऐसे में क्या होता था कि अभी तक जो पढ़ाई हो थोड़ी बोरिंग सी हो जाती थी। अब क्या है, साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटी या आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, वो भी ले सकेंगे। यहाँ तक कि आईआईटी को भी ये कहा जाएगा कि वो भी अपनाओ इसी तरीके से। ओके, और नई जो शिक्षा नीति है ये, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, ये सब जो है वो हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में, उसके कोर्स में शामिल किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रिसर्च के लिए किस तरह के संगठन की स्थापना का प्रावधान है? आंसर होगा इसका राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना आप। इंग्लिश में कहेंगे इसे द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ओके, ये रिसर्च से रिलेटेड संबंधित काम के लिए एक एपेक्स बॉडी होगी, मतलब रिसर्च के लिए सबसे बड़ी बॉडी होगी। इसको इस तरह से ध्यान में रख के बनाया गया है, जैसे अमेरिका में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वहाँ भी, और वो जो है तमाम रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसको एक तरह से गाइडलाइन देने का काम करता है, उससे संबंधित रहता है। तो ये एक फाउंडेशन होगा, और देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो भी रिसर्च होंगे वो एक तरह से वहाँ कम्युनिकेशन होता रहेगा उसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों को कितने वक्त में, यानी कितने साल में चरणबद्ध तरीके से, यानी स्टेज वाइज ऑटोनोमस यानी स्वायत्त बनाने की बात है। मतलब कॉलेजेज को कितने साल में ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, स्वायत्त बना दिया जाएगा उनको यूनिवर्सिटी से अलग करके। आंसर होगा इसका 15 साल। ओके, देखिए हायर एजुकेशन के ढांचे को ही एक तरह से बदल दिया जाएगा। अभी क्या है कि एक जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में अंतर्गत बहुत सारे 100-200 यहाँ तक कि 300 कॉलेजेज होते हैं। तो सब कॉलेजेज को अलग अलग बांट दिया जाएगा, और पूरे एजुकेशन का जो ढांचा है उसको 3 टुकड़े में बांटा जाएगा। एक सामान्य शिक्षा होगी, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जहाँ पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई होगी। दूसरा होगा शोध, यानी रिसर्च से रिलेटेड यूनिवर्सिटी होगी। तीसरा होगा टीचिंग ट्रेनिंग, यानी वो अलग होगा, शिक्षकों की ट्रेनिंग का काम अलग एक इंस्टीट्यूट करेगा, मतलब वो अलग अलग डिवाइड होंगे। मतलब कि रिसर्च के लिए रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी होगी, टीचिंग के लिए टीचिंग इंसेंटिव यूनिवर्सिटी होगी, और ऑटोनोमस डिग्री कॉलेज होंगे जहाँ पर जो पढ़ाई जाएगी डिग्री वगैरह के लिए ग्रेजुएशन कोर्स। ओके, और आपको बता दूं कि ऑनलाइन एजुकेशन पर काफ़ी जोर दिया गया है। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन जो आने वाले वक्त में इस पॉलिसी के तहत बहुत ज़्यादा होने वाला है। मतलब आपको या स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कॉलेजेस जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो लैपटॉप या कंप्यूटर या टीवी के माध्यम से ही वो पूरी पढ़ाई कर पाएंगे। तो मैं आपको बात कर रहा था कि कॉलेज की स्वायत्तता के बारे में, ओके, ऑटोनॉमी के बारे में। तो अगले 15 साल में तमाम कॉलेजेज की जो संबद्धता है, एफिलिएशन है, वो यूनिवर्सिटी से स्टेज वाइज समाप्त कर दी जाएगी। उनको ऑटोनॉमी प्रदान की जाएगी, वो खुद ही एग्जामिनेशन कराएंगे, खुद ही डिग्री देंगे, और इसके लिए राज्यों में मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा, तंत्र बनाया जाएगा। हर कॉलेज की, एवरी कॉलेज जो है उसकी एक गवर्निंग काउंसिल होगी, और अगर वो ऑटोनोमस कॉलेज नहीं बन पाता है तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो जाएगा। ओके, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी कहलाएगा। हालांकि इस पर जो है काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी के और जो कॉलेजेस के टीचर्स हैं वो इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष हैं आदित्य नारायण मिश्रा। तो उन्होंने एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से ये कहा है कि ऑटोनॉमस बनाने की जो पूरी तरह से जो ये बात है नई शिक्षा नीति में,
वो एक तरह से निजीकरण का दूसरा नाम है, यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको आप प्राइवेटाइजेशन का एक कह सकते हैं, वो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने की बात है। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा, ओके। तो उसमें यूनिवर्सिटी की जो इलेक्टेड कंपोनेंट है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, जो कि अभी फैसले करता है कि कैसे पढ़ाई जाए, क्या किया जाए, नियुक्ति, वेतन बढ़ोतरी से लेकर तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो बोर्ड ऑफ काउंसिल की हो जाएंगी। तो निजी संस्थानों को एक तरह से बढ़ावा दिया जाएगा, एक तरह से ऑटोनॉमी दी जाएगी प्राइवेट एजुकेशन की तरफ। उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से आईआईटी की जो फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसी तरीके से कॉलेज की भी फीस बढ़ेगी, क्योंकि ऑटोनॉमी होने पर उनको अपना खर्च खुद ही वहन करने की एक तरह से कहा जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी। तो उनको सैलरी हो गया, चाहे तमाम जो भी खर्चे हैं उनको खुद ही स्टूडेंट से फीस लेकर पूरा करना होगा, और नेम ऑफ एक्सीलेंस और इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के नाम पर एक तरह से फंडिंग जो है वो बंद होगी या कम होगी। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जो पॉजिटिव है वो भी आपको जानना चाहिए, और जो जिस पर सवाल उठ रहे हैं उन सब मुद्दों को भी जानना चाहिए, तभी आप तो लिख पाएंगे। केवल एग्जामिनेशन में या यूपीएससी में अच्छी बातें लिखनी नहीं होती, उसके नेगेटिव अप्रोच को भी देखना होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा राष्ट्रीय स्तर का? आंसर है IITI, ओके। फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल करने का टारगेट रखा गया है? मतलब कम से कम 50% जो स्टूडेंट हैं तमाम पूरे देश के, वो वोकेशनल एजुकेशन में शामिल होंगे। ऐसा टारगेट कब तक का रखा गया? आंसर है 2050 तक, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है, यानी मंजूरी दे दी है। तो इसका मसौदा यानी ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया था? उस पैनल के अध्यक्ष का नाम बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा के कस्तूरी रंगन। वो कौन है? वो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, और उन्हीं की अगुवाई में केंद्र सरकार ने एक पैनल का गठन किया था। पिछले साल 2019 में इस पैनल ने HRD मिनिस्ट्री को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पेश किया था, ड्राफ्ट दिया था, और इसके बाद मंत्रालय ने सुझाव मांगे थे। करीब 2.25 लाख सुझाव आए थे। और अगला एक पॉइंट बता दूं आपको, जो इस क्वेश्चन में नहीं है तमाम क्वेश्चंस में, कि विदेशी जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेज हैं, उनको इंडिया में आने की अनुमति मिल जाएगी पूरी तरह से। उनको एक तरह से हो सकता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी या कुछ इस तरह के उनको डिग्री देने की जो परमिशन मिल जाएंगी, वो तमाम यूनिवर्सिटी यहाँ पर खोल सकेंगी अपने इंस्टीट्यूट्स, ओके। और ये इम्पॉर्टेंट बात थी। तमाम जो भी शिक्षा नीति से रिलेटेड A to Z वो सब मैंने आपको बताया। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार है, ओके। और इसका PDF अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ले सकते हो। 2020 का भी करंट अफेयर्स है, अब तक का तमाम नोट्स अवेलेबल हैं बहुत सारे, तो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, ओके। और कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।